नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज दिन भर की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। पहली खबर दिल्ली ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। एनआईए ने डॉक्टर उमर के साथ शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है और इसे लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रायसेन के लोगों ने मामले में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है और सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बनाया गया है। खुद कबीर ने कहा कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। चौथी और आखिरी खबर है लालू परिवार से जुड़ी हुई। बिहार में करारी हार के बाद लालू परिवार को एक और तगड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव को 10 सर्कुलर रोड पर बने सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस मिला है। 20 साल बाद लालू परिवार को यह नोटिस मिला है। भवन निर्माण विभाग की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। अब इस पर सियासत जमकर की जा रही है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन शुरुआत करें दिल्ली ब्लास्ट केस इन्वेस्टिगेशन की खबर से। जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर नबी के साथी शोएब को गिरफ्तार कर लिया। शोएब फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। शोएब ने ही नूह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलवाया था। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन उमर इसी घर में रहा था। विस्फोट वाले दिन वो नूह से ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह 7वीं गिरफ्तारी। उधर आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही के बाद अब जांच एजेंसी एनआईए डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शहीद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाएगी। अभी तक जांच में सामने आया है कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर नबी के बीच कई सालों से दोस्ती थी और पेशी के दरमियान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जब एनआईए पेशी के लिए लेकर आई, उसके बाद उस समय की तस्वीर। कहा जाता है कि आदिल कई बार उमर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आया था और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट पर ही रुकता था। और ये देखिए, दोनों को जब पुलिस लेकर आई तो किस तरह से दोनों के चेहरे दोनों आतंकियों के ढके हुए थे और एक एक करके सबको गाड़ी से ये यहां पर उतारा गया और इनसे पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आदिल और उमर के बीच में कई सालों से दोस्ती थी। आदिल कई बार उमर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाता था और वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट पर ही रुकता था। यहां उसकी मुलाकात मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद से हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को सहारनपुर से आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। उसके कश्मीर वाले घर से AK-47 राइफल बरामद हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला सामने आया था और उसके बाद दिल्ली में 10 तारीख को धमाके की खबर आई शाम 6:52 पर। और उसके बाद जांच एजेंसियां क्रैकडाउन में लगी हुई हैं। पैन इंडिया इस आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। हर राज्य में एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि आरोपी शोएब को, आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई बड़ी स्क्रीन पर। आपसे जानना चाहेंगे रजनीश, अभी तक क्या अपडेट है और क्या जानकारी है इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर? ये जांच कहां तक पहुंची है? देखिए विवेक माफ कीजिएगा। देखिए विवेक, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि आमिर को जो है वो 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि जो बात की जाए शोएब को 10 दिन की जो एनआईए कस्टडी में पटियाला हाउस कोर्ट ने भेज दिया है। फिलहाल अब ये दोनों 10 दिन और 7 दिन की पुलिस कस्टडी, माफ कीजिएगा, एनआईए कस्टडी में रहेंगे, जहां पे एनआईए इनसे लगातार पूछताछ करेगी। वहीं अगर शोएब की जहां तक बात है तो शोएब को आज सुबह ही गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद के धौज इलाके से एनआईए ने गिरफ्तार किया था। शोएब पे यह आरोप था कि उसने डॉक्टर उमर
को ब्लास्ट होने से पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और इसके अलावा शेल्टर दिया था, यानी उमर को रहने के लिए जगह दी थी। और बात की जाए अगर I-20 गाड़ी की, तो वो I-20 गाड़ी को भी मुहैया करवाने में शोएब का बड़ा रोल था। इसके अलावा जो इस पूरे टेरर नेटवर्क में जो दो मॉड्यूल सामने आए थे, ISIS और अलकायदा, इन दोनों मॉड्यूल के जो है वो मीटिंग करवाने को लेकर और जो मुलाकात करवाने को लेकर भी अहम भूमिका शोएब ने अदा की थी। इसीलिए NIA ने पुख्ता सबूत होने के बाद शोएब को गिरफ्तार किया और पटियाला हाउस कोर्ट से 10 दिन की पुलिस NIA कस्टडी ली और उसके बाद अब उसे लेके निकल गई है। और अगर बात की जाए, अगर मैं डॉक्टर अदील की अगर बात करूं तो आज कई ऐसे चीजें सामने आई है, कई ऐसे मोबाइल्स जो चैटिंग सामने आई है जो ये दर्शाती है कि जो 26 लाख रुपए की जो फंडिंग की गई थी दिल्ली ब्लास्ट मामले में, उसमें से 8 लाख रुपए किस तरीके से लगातार मांगे जा रहे थे। 5, 7 और 9 जो है वो सितंबर को ये चैटिंग आया जो डिलीट कर दी गई थी, उसे NIA ने बरामद कर लिया है और अब उस चैटिंग के आधार पर आगे की जांच NIA अब बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए मुजम्मिल की, अगर बात कर ली जाए या आप बात कर लो अदील की अगर बात कर लो, तो तमाम एंगलों से इस समय जांच चल रही है। तमाम जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है वो NIA कस्टडी में। आज 2 लोग और कस्टडी में आ गए। शोएब की गिरफ्तारी होने के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने 7 लोगों को अभी तक ऑफिशियली जो है गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे जो है वो तमाम जानकारियां इन लोगों से इकट्ठा की जाएंगी। उसके बाद मुझे लगता है विवेक, इस मामले में और भी बहुत गिरफ्तारियां होनी बाकी है, बहुत चेन अभी बाकी है। रजनीश, खबर यह भी है कि आदिल को, शाहीन को, उमर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया जाएगा। सीन रिक्रिएशन की कोशिश की जा रही है, तैयारी की जा रही है NIA की तरफ से। देखिए, कल लेके गए थे, कल 2 लोगों को जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी अदील को लेके गए थे, रात को 1 बजे के आसपास लेके गए थे, उसके बाद ले आए थे, फिर आज सुबह भी लेके गए थे। वहां पर उन्होंने NIA ने तमाम अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम उन चीजों को का ब्यौरा तैयार किया है जो अदील से जो पूछताछ में चीजें निकल के सामने आई थी, और मुजम्मिल जो था, मुजम्मिल से पूछताछ में जो चीजें सामने आई थी उसको लेकर जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी NIA पहुंची थी। दोनों आरोपियों को लेके, शाहीन को लेके नहीं गई थी, बल्कि बाकी दोनों को लेके जो NIA वहां पे गई थी। फिलहाल अब जो है वो NIA उनसे लगातार उन जो सबूत इकट्ठा किए हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, उनके आधार पे उनसे क्रॉस चेक किया जा रहा है, उनसे कंट्राडिक्शन करवाया जा रहा है। साथ ही मुजम्मिल और अदील के साथ जो है पूछताछ की जा रही है। जो सबूत इकट्ठा किए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, उसको लेकर तमाम सवाल जवाब इस समय अदील और मुजम्मिल से किए जा रहे हैं। रजनीश, ये तो साफ हो चुका है कि इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हुए थे, पाकिस्तान कनेक्शन। जी बिल्कुल, आपको याद होगा विवेक, मुजफ्फर नाम का एक शख्स का नाम सामने आया था। मुजफ्फर वो शख्स है जो इस समय दुबई में बैठा हुआ है, और वही ऐसा शख्स है जो पाकिस्तानी जो जैश के जो आतंकी थे उनके लगातार संपर्क में था, उनके हैंडलर्स के संपर्क में था, और मुजफ्फर के जरिए ही पूरी वारदात और पूरी फंडिंग जो है वो की जा रही थी। मुजफ्फर लगातार जो है वो जो मुजम्मिल और उमर के टच में था। वो मुजफ्फर उमर को हिदायत देता था, और उमर मुजम्मिल के माध्यम से तमाम जो दूसरे इस पूरे जो टेरर नेटवर्क में जो लोग शामिल थे, इस ब्लास्ट नेटवर्क में जो लोग शामिल थे, उनको हिदायतें दी जाती थी। यहां तक कि शाहीन को भी हिदायत मुजफ्फर के जरिए ही दी जाती थी। हालांकि शाहीन की अगर बात कर ली जाए तो शाहीन 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है, और पाकिस्तान में वो जैश-ए मोहम्मद के जो मसूद अजहर की जो बेटी है उससे मिल चुकी है। और यहां पे जैसा सबको पता है कि भारत में उसको स्पेशल महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया था, चीफ बनाया गया था। जो अगर बात की जाए तो महिला जो सुसाइड बॉम्बर है उनकी एक लंबी फौज तैयार करने की जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी। तो जाहिर तौर पे मुजफ्फर के जरिए ही जो के जैश के जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में, जो चाहे वो अदील हो, चाहे वो उमर हो, मुजम्मिल हो, आदिल हो या शाहीन हो, तमाम को हिदायतें मुजफ्फर के जरिए ही दी जा रही थी। और जो हवाला के जरिए जो पैसा आया था, जो पैसों की बात आ रही थी, 26 लाख रुपए की जो बात हुई थी, इस पूरे नेटवर्क में 26 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। उसमें से यह बताया जा रहा है करीब 20 लाख रुपए जमात की तरफ से दिए गए थे, जबकि 6 लाख रुपए को हवाला के जरिए पहुंचाया गया था। तब तो इस हिसाब से अब पाकिस्तान पर कार्रवाई बनती है, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर किया था कि कोई भी आतंकी एक्शन होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब देखना है कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी। फिलहाल रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। यानी पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर किया है हमारी नीतियों के हिसाब से, नए भारत की नीतियों के हिसाब से।
इस खबर पर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। रायसेन जिले से खबर है। गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। गुस्साए लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन जारी है। यहां जब पुलिस पहुंची, मामला उग्र हो गया। इसके बाद यह प्रदर्शन पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। रायसेन के लोगों ने मामले में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों को फांसी की मांग की है। घटना के 4 दिन पूरे हो जाने पर आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो रही है और पूरे जिले में चक्का जाम, प्रदर्शन, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और पुलिस ने आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 10,000 से 30,000 घोषित कर दिया है। आज अगर बात किया जाए तो बेगमगंज, उदयपुरा, बरेली, देवरी में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। मासूम बच्ची का भोपाल में अभी इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई। कई संगठनों ने घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में क्या रिएक्शंस आए वो आपको सुनवाते हैं। गौहरगंज तहसील में, जिला रायसेन में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ एक व्यक्ति द्वारा, सलमान खान उर्फ नज़र के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई, जिसके विरोध में सकल हिंदू समाज, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्यौहार कमेटी और व्यापारी एसोसिएशन एवं अन्य स्थानीय जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके द्वारा इस जघन्य अपराध के लिए दुष्कर्मी को कठोर से कठोर दंड देने हेतु माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। लगभग कितनी संख्या में लोग थे आज? लगभग 500 से अधिक लोग, सामाजिक बंधु इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया। स्वाभाविक तौर से जो व्यक्ति करने वाला और राक्षस है, पुलिस ने जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है। अभी एम्स के डॉक्टरों से, उनके माता पिता सबसे मेरी बात हुई है। केवल आज जो घटना घटी उस पर सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई भोग बचा नहीं। जो बच्ची जिससे जो घटना हुई है, मैं मिलने आया था, उसका स्वास्थ्य ठीक है, पर माता पिता की इच्छा, माता पिता की वेदना, माता पिता का दर्द अकल्पनीय है और एक ही मांग है कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दें। इस खबर पर मुक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्टेट हेड मध्य प्रदेश से। मुक्ता, पहला सवाल इस पूरे वारदात के बारे में बताएं और उसके बाद मौजूदा सिचुएशन क्या है इसकी जानकारी भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 6 दिन पुरानी घटना है। आरोपी फरार है। उसने रात में, जो 6 साल की लड़की थी वो बाहर अपने घर के खेल रही थी, तो उसको लॉलीपॉप दिखा के जंगल में ले गया, दुष्कर्म करके वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद जो है वो फरार है लगातार। लड़की का जो इलाज है, बच्ची का इलाज जो है भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में हो रहा है। उसकी हालत काफी नाजुक है और इस घटना के बाद से लगातार जो है वहां के लोग जो है उनके अंदर बहुत जो है वो गुस्सा है, नाराजगी है। लगातार वो मांग कर रहे हैं। इनाम भी बढ़ा दिया गया, आरोपी का 20,000 कर दिया गया। अब 6 दिन हो गए हैं, लोगों के अंदर लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी है उसके घर पे जो है बुलडोजर चलाया जाए, जल्दी से जल्द पकड़ा जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। और इधर कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है पुलिस मुख्यालय में बैठक ली, इमरजेंसी बैठक लेके उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो है इस तरह से कानून व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जाए। जो रायसेन के एसपी हैं उनका भी ट्रांसफर किया जाए और उन्होंने कहा कि तुरंत जो है आरोपी को किसी भी हाल में, हालांकि 5 से 6 टीम, जो पुलिस की टीम है पूरी जो है इस वक्त लगी हुई है आरोपी को तलाशने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो लगातार जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मुक्ता, सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है? कोई रिएक्शन आया अभी तक? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आरोपी की पहचान कर ली गई है, पुलिस को पता है आरोपी कौन है, तो इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए आरोपी को ढूंढने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जो लोग हैं वो अपना प्रदर्शन रोक नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि क्यों 6 दिन हो गए, आरोपी पकड़ से क्यों बाहर है। और उसके बाद जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल जो है मुख्यमंत्री ने रात में पुलिस मुख्यालय में जाके बैठक ली, अहम बैठक ली और उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन का रिव्यू किया। एसपी जो है रायसेन के, उनका ट्रांसफर किया और उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि इस मामले को जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और सुलझाया जाए।
ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। किन किन जिलों में आज ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है? देखिए, लगातार जो रायसेन के आसपास का जो पूरा इलाका है वो लगातार वहां से वो बढ़ते जा रहे हैं और तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले कुछ लोग जो है वो प्रदर्शन करना शुरू किए थे, लेकिन जिस तरह से जो आरोपी जो है वो पुलिस की हिरासत में अभी तक नहीं आया, पुलिस नहीं पकड़ पाई है, तो लोगों के मन में गुस्सा है। उनका ये उन लोगों को ये लग रहा है, उनका ये आरोप है, लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये आरोप है कि पुलिस जो है आरोपी को बचा रही है, कि 6 दिन हो गए और वो क्यों नहीं पकड़ रही। तो लगातार जो ये प्रदर्शन अब देख रहे हैं व्यापक स्तर पे होते जा रहा है और रायसेन के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां के लोग आते जा रहे हैं और प्रदर्शन जो है लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेता आज एम्स पहुंचे थे। उन्होंने लड़की और उसके परिजनों से मुलाकात भी की और उन्होंने भी जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है जो मध्य प्रदेश की, उस पर जो है सवालिया निशान लगाया। जी मुक्ता, एक आखिरी सवाल कि क्योंकि हमने कुछ झड़पें भी देखी हैं, कहीं पत्थरबाजी भी देखी है, हमने पुलिस और लोगों को आमने सामने होते हुए भी देखा है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर अब गंभीर सवाल है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी है लोगों के अंदर, लगातार 5 दिन आज हो गए हैं और प्रदर्शन जारी है। इतनी ठंड में जो है वो लगातार जो है वो उनका एक ही डिमांड है कि आरोपी को पकड़ा जाए, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और आरोपी को, कई लोग तो फांसी की सजा की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो 6 साल की मासूम बच्ची है, उसकी जिस तरह से नाजुक हालत है, जिस तरह से उसको, उसके साथ जो जिस तरह से बर्बरता करी गई है, उसको लेकर जो है लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। ठीक है मुक्ता, नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। इस खबर को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और अपडेट्स इस पर हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कल देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। खुद कबीर ने कहा है कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। टीएमसी विधायक का कहना है इसी मौके पर यह आयोजन किया जाएगा। टीएमसी विधायक का बयान तब सामने आया है जब कल अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण का मतलब मंदिर पूर्ण हो गया है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के समर्थन पर टिकी हुई है। जिस तरह से टीएमसी हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। सुनाते हैं आपको गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी है और हिंदू विरोधी है। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से अमरदेव पासवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में डिटेल जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12 दिसंबर, पिछले साल 12 दिसंबर को टीएमसी के जो विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मुर्शिदाबाद का जो बेलडांगा इलाका है वहां पर 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का जो है एक आधारशिला वहां से रखेंगे, नींव रखेंगे, जिसको लेकर उन्होंने एक कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था।
जिसको लेकर पूरे राजनीति में एक खलबली मच गई थी। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उस बयान पर अभी भी वो टिके हुए हैं और लगातार जो मीडिया में जो है वो लगातार उसी बयानों को दोहरा रहे हैं और अपने बातों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने ये साफ कह दिया है कि इस बीच में वो अल्पसंख्यक की जो है समाज है उसके लिए एक अलग से एक संगठन भी तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे जो प्रक्रिया में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस आधारशिला जब रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, उस दिन 2 लाख से ऊपर लोग वहां मौजूद होंगे और करीबन 400 से ज्यादा लोग जो है वो लोग वहां पर जो प्रतिष्ठित लोग जो हैं वो भी वहां उपस्थित रहेंगे। इन तमाम लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम होगा। और फिलहाल इस दौरान जो है एक 6 दिसंबर को ही पश्चिम बंगाल में एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया है, जिस रैली का जो है दायित्व जो है टीएमसी के जो छात्र युवा संघ है उनको ये दायित्व सौंपा गया है। उसको लेकर जोर तोर से जो है पश्चिम बंगाल में जो है तैयारियां चल रही हैं और बताया यही जा रहा है कि इस रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी भी इस रैली में शामिल होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शायद ये जो विधायक जी हैं, कबीर जी, ये कम से कम इतना समझा पाएं कि बाबर से उनका क्या रिलेशन था या बाबर से क्या मोहब्बत थी, तो फिर कुछ समझ में आए कि उसके नाम पर कोई इमारत या कुछ जगह क्यों बनाना चाहते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अमरदेव पासवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड पर बने अपने सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस भेजा है। 20 साल बाद लालू परिवार को ये नोटिस मिला है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 हॉर्डिंग रोड अलॉट किया गया है। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि किसी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। ये लालू परिवार को अपमानित करने की साजिश है। 20 साल से सीएम नीतीश कुमार सीएम हैं, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के दौरान टोटी और सरकारी संपत्ति की चोरी ना हो, इसका ध्यान रखें। नोटिस को लेकर लालू परिवार एकजुट है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। लालू और उनका परिवार अब 10 सर्कुलर रोड के बंगले में नहीं रहेगा। 28 साल से जिस आवास से बिहार और आरजेडी के लाखों कार्यकर्ताओं का रिश्ता जुड़ा हुआ था, यहां से आरजेडी के लिए आदेश आता था, उससे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया है। इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी इसे अंत माना जा रहा है। इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आए, आपको सुनवाते हैं। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये कदांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। कदांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है, और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक से एक लोग जो लगातार सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके आवास कभी रद्द नहीं होते। इस खबर पर किरण हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधन के पास चलते हैं। किरण, ये पूरा मामला क्या है और बिहार में इसे लेकर क्या राजनीति की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो राबड़ी देवी को ये नोटिस यहाँ पर भेजा गया है, एक तरह से विधान परिषद में वो विपक्ष की नेता और इस नाते जो है एक नया सरकारी आवास जो है उनको वो आवंटित किया जाएगा और यही वजह है कि ये आवास जो है वो खाली करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब ऐसे में समझिए कि तकरीबन 20 सालों से जो है उनका पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा था। अब ऐसे में उनको ये जो है आवास वो खाली करना है। एक तरह से इसको लेकर के कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अगर हम रोहिणी आचार्य की बात कर ले तो देखिए, रोहिणी आचार्य जो है
इसको लेकर के कह रही है कि ये एक तरह से गैर लोकतांत्रिक है और राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन है। यानी कि लालू प्रसाद के परिवार से जो है इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये लोकतांत्रिक तौर पर जो है ये नोटिस नहीं भेजा गया है, ये गलत है। हम यहाँ पर इतने वर्षों से रह रहे हैं तो हमें यही रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक तौर पर अगर देखा जाए तो जब आप यहाँ पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर हैं तो ऐसे में आपको दूसरा आवाज जो कि लिखा गया है नॉर्म्स के अंतर्गत वो आपको जारी होगा, ना कि आप जिसमें अभी रह रही हैं, क्योंकि पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव भी रह चुके हैं। ऐसे में इस बात को समझिए कि वो जिस आवास में रह रहे थे उस आवास को उन्होंने खाली ही नहीं किया था। तो ये पूरा मसला जो है अब आवास को लेकर के है। और अब देखना यह है कि जो भवन निर्माण में 39 के करीब हार्डिंग रोड पर एक नया बंगला जो है वो आवंटित किया जाएगा, तो उसमें ये लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी फैमिली राबड़ी देवी जाती है या नहीं जाती है, ये अपने आप में जो है वो देखने वाली बात है और उस पर राजनीति कितनी ज्यादा होती है। अब ऐसे में इस बात को भी समझना है कि तुरंत नया आवास जो है वो आवंटित कर दिया गया है और इसका अर्थ ये निकल रहा है कि यहाँ पर अब उनको खाली जो है एनी हाउ करना है। आप इसके पीछे किसी भी लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक या अमर्यादित या मर्यादा की बात जो है आप नहीं कर सकते। जी मतलब किरण, बिहार में सियासी टकराव का एक नया चैप्टर खुलने वाला है। न्यू चैप्टर इज लोडिंग। बिल्कुल विवेक, देखिए आपने ये बात सही कही है कि यहाँ पर एक नया चैप्टर विवाद का खुलने जा रहा है और उसको लेकर के अब जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने भी इस बात को रख दिया तो अब इस पर जो है सियासत गर्म आएगी और देखना है कि एनडीए की तरफ से जो नीतीश सरकार है उनकी तरफ से क्या कुछ जो है इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आती है। और वहीं ये देखिए कि यहाँ पर और बाकी बातें राबड़ी देवी की तरफ से इस नोटिस का किस तरह से जवाब दिया जाता है, खाली अगर नहीं करती हैं तो आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें जो अभी हमें बिहार की सरजमी पर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार ये इंपॉर्टेंट एक जो खबर आई थी कि गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी जी के पास दे दिया गया है और ये जो एक्शन है ये गृह विभाग का ही एक्शन होगा। होम मिनिस्टर ने ही डिसीजन लिया होगा कि भाई कहाँ क्या कैसे कैसे करना है, बिहार के गृह मंत्री ने। तो इससे पहले ये विभाग नीतीश जी के पास था, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जब 20 साल तक नीतीश कुमार थे तब उनको आपत्ति नहीं हुई। अब बीजेपी इस बार जैसे ही थोड़ी पावर में आई, बीजेपी को आपत्ति हो गई, उन्होंने इस घर को खाली करने के लिए कह दिया। तो क्या ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी है या फिर अब नीतीश जी भी कभी आरजेडी की तरफ नहीं देख पाएंगे? देखिए ये संभावना यहाँ पर बनते हुए जो है वो दिखाई दे रही है कि ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इस बार बीजेपी, तो इसलिए इनके हौसले भी जबरदस्त यहाँ पर बुलंद है। और पहले देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं एक छोटे भाई के तौर पर हमेशा से उस भूमिका में रही, क्योंकि हमने हमेशा देखा है नीतीश कुमार को किस तरह से आगे जो है वो एनडीए के दौरान में बढ़ाया गया, एनडीए के अंतर्गत, और विधानसभा में भी ज्यादा सीटें जो है वो दी जाती थी। लेकिन अब वो चीजें नहीं रही। अब यहाँ पर एनडीए के अंतर्गत भी देखिए, बिहार के अंतर्गत तो बहुत चीजें बदली हैं जिस तरह से आरजेडी की स्थिति हुई है, लेकिन यह भी देखना है कि एनडीए के अंदर भी परिस्थिति काफी कुछ यहां पर जो है वो बदल गई है। यहां पर अब बड़े भाई की भूमिका में जो है वो बीजेपी नजर आती है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने देखिए जैसे ही पदभार ग्रहण किया है सबसे पहले यहां पर वार जो है वो उन्होंने यहां पर गृह को लेकर के जो है लालू राबड़ी देवी पर बिल्कुल टकराव जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से बिहार में दिख सकता है। किरण, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।